हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैंने ये वर्ड सेंटेंस इसलिए रिपीट किया क्योंकि आज हमारा लेक्चर होने वाला है यही। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य भेद। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था वर्ड फॉर्मेशन, यानी शब्दों को कैसे बनाते हैं और शब्दों के बारे में। आज हम वो चीज़ पढ़ने वाले हैं जो हमारे डेली लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और वो चीज़ क्या है कि जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ये एक सेंटेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब हमारी सोशल लाइफ, हमारी डेली लाइफ के आसपास ही है। तो जाहिर सी बात है, जिस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, जो चीज़ों को बोल के हम बात कर रहे हैं, तो हमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। मैंने अब तक के आपको इतनी सारी चीज़ें कह दी, क्या आपने यहाँ पे सोचा है कि यहाँ पे मैंने आपको कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस कह चुकी हूँ? नहीं ना। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम जो भी रेगुलर हमारी लैंग्वेज में जितने भी सेंटेंसेस आते हैं, जो भी हम कन्वर्सेशन करते हैं, डेली हम आपस में वार्तालाप करते हैं, तो इस बीच में हम कितने प्रकार के वाक्यों से, कितने प्रकार के सेंटेंस से फैमिलियर होते हैं या उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यही होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे वाक्य भेद। लास्ट टाइम हमने पढ़े थे शब्द, ठीक है, जो शब्द का फॉर्मेशन होता है, मतलब ये एक वाक्य बना, ठीक है, यही एक शब्द था जिसे हमने कई वर्णों, स्वर, इन सबको मिला करके हमने बनाया था। तो अब हम क्या करेंगे, इन शब्दों को मिला करके एक सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। और वाक्य, एक्चुअल में सबसे पहले तो वाक्य की डेफिनेशन देख ले। ये तो वाक्य जो है, पहले तो मैंने एज अ शब्द के हिसाब से बताया। जैसे भेद, एक वर्ड है भेद, जिसका मतलब होता है प्रकार, टाइप्स, ये सारी चीजें हो गई। तो ये इसका मतलब हो गया। लेकिन अब हमें आधार है भाई, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। जी हाँ, हम लोग यहाँ पर ना, जो इस वीडियो में जो टाइप्स ऑफ वाक्य देखने वाले हैं, तो वो अर्थ के आधार पर देखेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में अभी फिलहाल ये है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड टाइप के ऊपर देखेंगे। तो हम सबसे पहले वाक्य की डेफिनेशन देख लेते हैं। इवन जितनी मैंने आपसे बातें की, उस दौरान आपको वाक्य की डेफिनेशन तो समझ में आ ही गई होंगी कि जब हम बहुत सारे शब्दों को एक सिस्टमेटिक वे में उठा करके प्रेजेंट करते हैं या उसको यूज करते हैं, तो वो कहलाता है एक वाक्य या सेंटेंस। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने यहाँ पे इतने सारे के रखा हुआ है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं करता, आपको, आप एक सामने वाले एक पर्सन हो गए, पे हो रहा है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग शब्दों को मिला करके एक सेंटेंस बनाया कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या मैं खुद पढ़ रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो इस टाइप के, मतलब हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स उठाए, वर्ड को उठा करके हमारी कंडीशन के हिसाब से, हमारी सिचुएशन के हिसाब से हमने उसको अपने अनुसार ढाल लिया। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि कोई काम कर रहे हैं, उस सेंस में हमने सेंटेंस को क्रिएट किया। तो वाक्य की परिभाषा आपको समझ में आ गई होंगी कि एक्चुअल में वाक्य क्या होते हैं। तो वाक्य क्या होंगे, शब्दों के सार्थक मेल से। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप सुव्यवस्थित, एकदम व्यवस्थित तरीके से अपने शब्दों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब आपको मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, अच्छा ये सेंटेंस तो फिर भी सही जाएगा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। लेकिन कैसे, जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ, खाना खा रही हूँ मैं, इस टाइप से कुछ भी उल्टा सीधा तो नहीं लिख सकते। हम उसको एक सिस्टमेटिक वे में रखते हैं, जिससे कि उसका एक प्रॉपर मीनिंग निकले, उसका एक प्रॉपर अर्थ निकले, जिससे कि सामने वाला, सुनने वाला भी जो है, वो भी समझे कि भाई एक्चुअल में घटना क्या घट रही है। तो उस हिसाब से जब हम अपने शब्दों, उसको व्यवस्थित तरीके से, एक व्यवस्थित क्रम में रख करके हम उसको यूज करते हैं, तो वो कहलाते हैं वाक्य। तो शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई वाक्य कहलाती है। सार्थक शब्दों का वह सुव्यवस्थित समूह जिसके माध्यम से मन के भाव, विचार प्रकट किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे पक्षी गाते हैं, बसंत ऋतु आते आते ही फूल खिल जाते हैं। मतलब मैं चीजों को बता रही हूँ ना, मैंने प्रॉपर ऐसा तो नहीं लिखूंगी कि फूल
ऋतु खिलती है फूल आते ही, ये मतलब आगे पीछे अगर मैं कर दूं तो ऋतु खिल जाते हैं फूल आते ही या वसंत आते ही, तो ये एक सिस्टमेटिक वे नहीं होगा। इस चीज को समझाने के लिए प्रॉपर हमें क्या करना होगा कि जो सिस्टमेटिक है कि वसंत ऋतु के आते ही फूल खिलने लगते हैं। तो जब हम प्रॉपर शब्दों का चयन करते हैं, उसको सिस्टमेटिक वे में डालते हैं, मतलब एक सुव्यवस्थित तरीके से एक व्यवस्थित समूह बनाते हैं, तो वो हमारा कहलाता है वाक्य। क्लियर? मतलब सिंपल सी परिभाषा है ये। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो सिंपल से कि हम जो शब्द बोलते हैं, हम उसको एक व्यवस्थित तरीके से अरेंज करते हैं, उसको समूह बनाते हैं, तो वो कहलाता है वाक्य। क्लियर? अब वाक्य जो होते हैं, अब मैंने शुरू में ही कहा था कि हम इतनी सारी कन्वर्सेशन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में भी हमें नहीं पता है कि हमने कितने तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है, हमने कितने तरीके के वाक्यों का प्रयोग किया हुआ है। तो आज हम वो देखेंगे कि हम हमारी डेली लाइफ में कितने सारे वाक्यों का प्रयोग करते हैं और हम उनसे फैमिलियर भी नहीं होते। तो ये वाला जो है आपके एग्जाम में आने वाला है, तो आपको इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसे अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे। जब जैसे ही आप अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करने लगेंगे, तो आपको वहाँ पे चीज़ें पता लगने लगेंगी। तो आपको रट्टा नहीं मारना है, चीज़ों को बार बार याद नहीं करना है, सिर्फ एक बार एक वर्ड के साथ में एक डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी, और अपनी लाइफ में आप एग्जाम्पल जो है वो क्रिएट करते जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सा वाक्य का मतलब किस प्रकार का वो वाक्य है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले कि एक वाक्य बनाने के लिए आपको क्या इम्पोर्टेंट क्या कहना चाहिए कि जब आप कोई वाक्य बनाते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, किस तरीके से आप एक अच्छा वाक्य क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो था, वसंत ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं, तो मैंने क्या कहा था कि वसंत ऋतु खिल जाती है या वसंत खिल जाते हैं फूल आते ही, ऐसे हम उसको अरेंज नहीं कर सकते। तो इनको सिस्टमेटिक अरेंज करने के लिए कुछ रूल्स बताए गए हैं, कुछ तत्व हैं, तो उसके ऊपर एक बार देखते हैं। तो सार्थकता। अब सार्थकता क्या होनी चाहिए कि एक प्रॉपर मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, जब आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो उसका एक अर्थ निकलना चाहिए। अर्थ कैसे? जैसे कि वहीं पे जो पहले वाला वीडियो जो एग्जाम्पल था कि मतलब वसंत खिल जाती है ऋतु आते ही, इस टाइप का हम कुछ भी नहीं लिख सकते। हम वहां पे प्रॉपर यूज करेंगे वसंत जो है ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं। हम उसको इस तरीके से यूज करने वाले हैं क्योंकि हमने सिस्टमेटिक वर्ड्स को जमाया हुआ है। तो वहां से एक मतलब निकल रहा है कि जैसे ही वसंत ऋतु आती है तो फूल खिलने लगते हैं। क्लियर? तो ऐसे ही हमारे वर्ड्स में एक अर्थ, ये मतलब एक प्रॉपर मीनिंग बताना चाहिए उस सेंटेंस में, तभी वो जो वाक्य है वो उचित वाक्य कहलाएगा। जैसे यहाँ लिखा है कि प्रातः होते ही पक्षी कलवर करने लगते हैं, मतलब जैसे ही सुबह होती है तो पक्षी जो है वो चहचहाट होने लगती है उनकी। ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना कि कलवर होती है प्रातः, मतलब ऐसा कुछ भी उटपटांग सा हम सेंटेंस नहीं जमाएंगे। क्लियर? फिर उसके बाद में आता है सेकंड हमारा तत्व, जो कि है आकांक्षा। मतलब आप जब भी किसी शब्द को, एक वाक्य को सुन रहे हैं, उसके बाद में आपको उसके सुनने या जानने की, मतलब आपकी इच्छा जो है वो क्रिएट होती है। किसी वाक्य के एक पद को सुनकर अन्य आवश्यक पद को सुनने की जो है उत्कंठा प्रकट होने लगती है। कहते हैं कि सपोज मैंने कहा कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने कहा, तो आपको वहां पे क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, वहां पे आपकी आकांक्षा जो है वो आनी चाहिए कि आप क्या पढ़ा रही है। तो मैं यही कहूंगा ना कि मतलब मेरे बाद में मैंने इतना लिख दिया कि मैं पढ़ा रही हूँ, इतना कह दिया, तो आपके माइंड में अलग से आपकी आकांक्षा क्रिएट होनी चाहिए कि वहां पे आप क्या करें। जैसे यहाँ लिखा है मैदान में खेल रहे हैं, तो मैदान में क्या खेल रहे हैं भाई, ये बात भी तो क्लियर होनी चाहिए। तो मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, बड़े खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, लड़कियां खेल रही हैं, कुछ भी आप ऐसा डाल सकते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैं साइंस पढ़ा रही हूँ, मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, पॉलिटी पढ़ा रही हूँ। तो इस टाइप की चीजें जब क्रिएट होती है तो वो एक आकांक्षा वाला उसमें मेंशन किया जाता है। देन आता है योग्यता। वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्र, प्र, प्रयुक्त प्रत्येक शब्द प्रसंगानुसार अर्थ प्रदान करते हैं, इसे ही योग्यता कहते हैं। कि हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जो वाक्य होता है वो सेंसपूर्ण तो होना ही चाहिए। जैसे कि ऊपर वाला हमने जो सार्थकता वाला देखा है, तो इसी से कनेक्ट कर सकते हैं हम इसको, कि जहाँ पे आप वैसे शब्द प्रयोग कीजिए या वैसी सेंसपूर्ण बातें कीजिए कि मतलब लॉजिकली बातें करें कि जो है, जैसे कि हाँ लिखा है किसान कुदाल से खेत जोतता है, तो कुदाल से तो खेत जोतना पॉसिबल ही नहीं है, तो ये सेंटेंस ही नहीं हुआ, तो ये तो मजाक ही हो गया ना। क्या होता है, जिससे कि आप गड्ढा खोदते हो या
हाँ मे भी वही होता है, ठीक है। तो उससे तो आप खेत नहीं जोत सकते। अगर मैं वहां कर दूं कि हल से खेत जोतता है, तो वो प्रॉपर मीनिंग होगा, क्योंकि जो खेत है वो हल से ही जोता जाएगा। तो ये वाला मतलब यहाँ पे तो ये सही तरीके से योग्य ही नहीं बन रहा ना, कि किसी ने लिख दिया कि अच्छा किसान खेत जो है वो हल से जोतता है, तो ये इम्प्रॉपर वर्ड हो गया। तो उसे सही बताने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सही शब्द डालना है। जैसे ही मैंने डाला कि किसान हल से खेत जोतता है, तो ये लॉजिकली लग रहा है, एक सही वर्ड लग रहा है। तो आपके जो वाक्य होते हैं उसमें उसकी योग्यता भी होनी चाहिए। तो 3 तत्व हमने पढ़ चुके हैं, सार्थकता होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। क्लियर। देन अगर हम बात आगे बढ़ाए, तो हमारा जो शब्द है, मतलब जो सेंटेंस है, उसमें हमारे शब्दों में एक निकटता होनी चाहिए। अब निकटता कैसी, कि जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे वर्ड जो है वो कंटिन्यू आ रहे हैं, ठीक है। मैं ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ कि वाक्य का मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब हाँ हमारे इसमें जो है, हमारी हिंदी जो होती है उसमें हमें थोड़ा थोड़ा स्पेस की आवश्यकता होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम कोई भी शब्द जो होता है, अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं डालते, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस डला हुआ है, गाय घास, इसमें इतना लंबा तो नहीं दूंगी, मैं सीधे बताऊंगी कि गाय घास चर रही है। क्लियर। ऐसा नहीं कि गाय, देन एक इंटरवल आएगा, फिर घास, फिर एक लंबा शब्द स्पेस, देन चर रही है। ऐसा नहीं होगा, सिंपल से बोलेंगे कि गाय घास चर रही है, तभी वो चीज़ें क्लियर होंगी। मतलब हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें उसके साथ में, हाँ डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे पूर्ण विराम लगा रहे हैं, कहाँ पे अल्प विराम लगा रहे हैं, कहाँ आपका फुल स्टॉप लग रहा है, वो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन जब आप कंटिन्यूसली शब्द यूज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको चीज़ों, मतलब आपको उसकी निकटता रखनी होगी। क्लियर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो शायद आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे करूँ, मतलब ये सेंटेंस को ऐसे मत रखना कि मैं आपको बोल रही हूँ, मेरा कहने का मतलब इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा अगर मैंने, तो आपको चीज़ें पल्ले नहीं पड़ेंगी तब तक, तो आप पहला वर्ड ही भूल जाएंगे कि क्या था। तो क्लियर कि जब भी आप अपने सेंटेंस लिख रहे हो तो वहाँ पे एक निकटता हो, वो पास पास में हो, ताकि चीज़ों के अर्थ जो है हम उसको एक दूसरे से रिलेट करें। जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने लिखा कि गाय घास चर रही है, तो यहाँ पे क्लियर है कि घास को कौन चर रहा है, गाय चर रही है। गाय क्या कर रही है, चल रही है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्पेस होगा तो हम इनका रिलेशन आपस में जोड़ना भूल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें शब्दों को रिलेट करना होगा एक दूसरे से। और अगर हम स्पेस डालेंगे तो हम एक दूसरे को ना उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, उनमें रिलेशनशिप नहीं डाल पाएंगे। क्लियर। देन हमारा नेक्स्ट आता है पदक्रम। पदक्रम वही जो सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल बताया था, कि आप जब कोई भी शब्द यूज कर रहे हैं तो उसको उसके प्रॉपर जगह पे रखें। जैसे कि वो रहता है ना, हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले आप कर्ता का नाम आएगा, फिर वो कर्म क्या कर रहा है, फिर वहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा और भी चीजें पुट हो रही है, जो विषय है वो चीजें आती है। तो सेम वही कि आपका जो क्रम है वो ऐसा हो कि जिससे एक अच्छा अर्थ निकले, मतलब जो एक्चुअल में आप अर्थ बताना चाह रहे हैं सामने वाले को, तो वो अर्थ यहाँ से क्लियर होना चाहिए। जैसे पटरी, यहाँ पे एग्जांपल है, पटरी रेलगाड़ी पर दौड़ती है, ये क्लियर है, क्योंकि अच्छा वर्ड तो इतने ही लग रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा सही है कि ये पटरी है और वो रेलगाड़ी के ऊपर दौड़ रही है, नहीं है ना। मतलब लेकिन जैसे ही मैं रेलगाड़ी को आगे ले आऊँ और लिखूँ कि रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ती है, तो ये प्रॉपर यूज हुआ शब्दों का। तो ये पदक्रम, मतलब आपके जो शब्द है आपने डिसाइड तो कर लिए हैं कि आपको इतने शब्द यूज करने हैं, तो आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आप उसको कहाँ रखते हैं। तो देखो पहले जो आपका विषय था, तो आप वो करेंगे, फिर जो कर्म हो रहा है तो इस हिसाब से आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा। आप ऐसे आगे पीछे नहीं कर सकते कि रेलगाड़ी जो है वो पटरी पर रेलगाड़ी दौड़ रही है, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब आपने यहाँ पे सही शब्दों का प्रयोग, मतलब उसका जो क्रम है वो सही यूज नहीं किया है। तो आपको एक सही प्रॉपर वे में चीजों को लिखते भी आना चाहिए, तभी वो आपका एक सेंटेंस बनता है, ठीक है। जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं तो इसमें हम कहीं कोई शब्द आगे पीछे कर ले, तो वो चीजें हम कई बार मजाक बनाते हैं ना, कई बार हमारे इससे आगे पीछे कोई शब्द निकल जाता है तो हम कितना उसके ऊपर मजाक बनाते हैं, तो वही चीजें हो जाती है। देन आता है अन्वय। अब अन्वय क्या होता है, कि जैसे कि वहां पे हमने पदक्रम यूज किया था कि सही शब्द को सही जगह पे यूज करना है। अब हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि अगेन मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, तो यहाँ पे एक चीज हो गई, मैं खाना खा
रही हूँ। तो यहाँ पे तो लिंग का पता नहीं चल रहा था पहले, क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट है वहां से मुझे लिंग का पता नहीं चल रहा है कि मैं बोले तो लड़का हूँ या लड़की हूँ। मतलब अन्वय मीन्स वहां पे जहाँ पे आपके सेंटेंस में जहाँ पे लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष, ये सारे का आपस में रिलेशन सही बैठना चाहिए। अगर मैं जैसे कि यहाँ पे ये वाली जो चीज है, यहाँ पे मैंने लिख दिया राधा खाना खा रही है, ठीक है। तो राधा खाना खा रही है, ये तो ठीक हुआ क्योंकि राधा जो है वो फीमेल है, महिला है, तो उसके लिए यही रही हूं यूज होगा, सही है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे श्याम खाना खा रही है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरा जो करता है, तो वो करता तो मेरा क्या है, पुरुष है, और वो उसकी क्रिया किस में हो रही है, वो तो महिला में हो रही है ना, फीमेल में है, तो वो तो इसमें हो रहा है। तो यहाँ पे लिंग सारी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं कर दूं कि श्याम खाना खा रहा है, तब ये करेक्ट होगा। तो जो भी सेंटेंस में हम चीजें यूज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारी चीजें, तो वचन भी इंपॉर्टेंट होता है वहीं पे। जैसे वचन में क्या कि अगर आपने कोई सिंगुलर लिया, जैसे धोबी धोती है, अच्छा ये तो यही वाला हो गया, तो धोबी कपड़ा धोती है, तो इस टाइप का नहीं होगा धोबी, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी कम्युनिटी को उनने दे दिया। अगर मैं लिखूं कि सिंगल केस में लिखूं तो बात है। तो अगर डिपेंड करता है कि मेरा वचन जो है वो बहुवचन है, एक वचन है, तो उसके हिसाब से भी सारी चीजें उसके साथ में तालमेल खानी चाहिए, मतलब मेल करनी चाहिए। तो जो भी आपका सेंटेंस हो, तो आपस में एक दूसरे से रिलेशंस बैठनी चाहिए, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी। क्लियर। तो कोई भी आप जब सेंटेंस बना रहे हैं तो हम बातें करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग से एग्जांपल्स कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जो डेली लाइफ में, क्योंकि हम हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में हमारी जो डेली लाइफ में हम जितने भी सेंटेंसेस बोलते हैं, हम लोग हिंदी लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं। अगर हम इंग्लिश में भी बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे भी हम प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन, इन सारी चीजों का ख्याल रखते हैं, जेंडर का, जितने भी वचन कारक है, उस सारी चीजों का प्रॉपर ख्याल रखते हैं कि सिंगुलर है, प्यूरल है, जो भी है, उस हिसाब से हमारे सेंटेंस क्रिएट होते हैं। तो हिंदी में भी, क्योंकि हिंदी में तो हम बात ही कर रहे हैं, तो वहां पे ये चीजें हम आपस में ये कर सकते, रिलेट कर सकते हैं। तो अन्वय यहाँ पे हमारे वहीं पे आ जाता है। पदक्रम को भी हम अपने रेगुलर्स में यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी शब्द जो है वो आगे पीछे नहीं करते, हम उसका प्रॉपर यूज करते हैं, हम उसका प्रॉपर यूज करते हैं, ठीक है। यही बात हो गई। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ज्योति आपको पढ़ा रही है, क्योंकि मैंने फीमेल फीमेल नाम यूज किया, तो लास्ट में भी मैंने फीमेल के अकॉर्डिंग ही अपनी जो क्रिया करने वाला सेंटेंस है वो भी चूज किया है। क्लियर। तो ऐसे ही जो सेंटेंसेस हैं, तो ये चीजें क्लियर हो गई। निकटता, भाई मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ऐसा यूज नहीं किया, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने ऐसा यूज किया है। तो वाक्य के जितने भी तत्व है, तो ये चीजें आप अपने जो डेली लाइफ है यहीं से सीख गए हैं, इसके अलग से हमें कोई चीज नहीं करनी है। बस चीजों की एक बार डेफिनेशन जाननी है, और बस हमें पता चल गया। अब आप अपनी डेली लाइफ में कोई भी सेंटेंसेस बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हम नहीं कर पा रहे, तो अब हमें पता चल गया है कि हमें अपने शब्दों को कैसे प्रयोग करना है, तो वो हमारे लिए ईजी हो गया। अब यही चीज एग्जाम में आए तो आप उठा के लिख दीजिए। हाँ जी। तो एक वाक्य बनाने के लिए आपको क्या क्या महत्वपूर्ण बातों का ख्याल रखना होगा, ये बात तो हमें पता चल गई कि वो निकटता होनी चाहिए शब्दों की, उसका पदक्रम अच्छा होना चाहिए, अन्वय सही तरीके से होना चाहिए, मतलब जो भी लिंग, वचन, कारक आप यूज कर रहे हो वो प्रॉपर तरीके से यूज हो, मतलब सही सही हो। शब्दों की सार्थकता होनी चाहिए, शब्दों का जो समूह आपने यूज किया है वो सार्थक होना चाहिए। आपके वाक्य से एक आकांक्षा क्रिएट होनी चाहिए, आपको और जानने की इच्छा होनी चाहिए। आपके जो शब्द यूज कर रहे हो वो योग्य हो, वो योग्यता रखें, ताकि वो सही यूज हो, ठीक है। इन शॉर्ट मतलब ये हुआ कि आप कोई भी शब्द यूज कर रहे हो, तो आप उन शब्दों, वो शब्द सही हो, मतलब आप जो अपनी भावना प्रकट करना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से वो शब्द सही हो, और आप उन शब्दों को सही तरीके से प्रेजेंट करें। सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। मतलब आप उसमें जो भी आपको प्रेजेंट करना है, तो आप उसके लिंग, वचन, कारक सही प्रयुक्त करें, उसमें सही तरीके से जो भी आपको दर्शाना है, तो आप वो सही ये करें। आपको इंडिकेट करना है कि किसान जो है वो हल से खेत जोत रहा है, तो वहां पे आप हल वर्ड ही यूज करें, ना कि आप कुदाल यूज करें, क्योंकि कुदाल से तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो गलत चीज बता रहा है। तो इस तरीके से, मतलब इन शॉर्ट यही हुआ कि आप सही शब्दों का प्रयोग करें और उसे सही तरीके से करें। तो यही इसके तत्व, और फिर हमने उसको डिवाइड कर दिया कि उसमें सार्थकता हो, वाकांक्षा हो, योग्य
योग्यता हो, निकटता भी होनी चाहिए, पदक्रम और अन्वयता भी होनी चाहिए। चलिए, तो ये तो देख ले कि एक अच्छा सेंटेंस क्रिएट करने के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या महत्वपूर्ण है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि हम जो डेली लाइफ में इतने सारे सेंटेंसेस बोलते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जब हम कोई भी सेंटेंस बोलने के लिए जाते हैं तो मतलब वो एक तरीके से हो गया वाक्य भेद, ठीक है, क्योंकि मैं आपको से अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि शायद हम उन चीज़ों को इजीली समझ पाए, क्योंकि हम एज ए सिलेबस पढ़ने जाएंगे तो हमें वो चीज़ कभी समझ में ही नहीं आएंगी और वो एकदम भारी भारी शब्द जो है ना वो हमारे दिमाग में प्रेशर डालेंगे। तो हमें प्रेशर में नहीं जाना है, क्योंकि हमें चीज़ें सीखनी है, ठीक है, हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें चीज़ें जस्ट एग्जाम के पर्पज से नहीं पढ़नी है, हमें चीज़ें हमारे यूज़ के लिए पढ़नी है ताकि आगे चल के वो हमारे काम आए। हाँ, एग्जाम में भी काम आनी चाहिए, ठीक है, मैंने ये मत पकड़ लेना कि एग्जाम के काम में नहीं आनी चाहिए। ओके, तो अब हमारे पास में जो हमारे वाक्य भेद होते हैं, ये जो शब्द वाक्य के प्रकार होते हैं, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है, अगर उसकी बात करें तो हमने उसे दो तरीके से बांटा है। एक तो उसके अर्थ के हिसाब से और दूसरा रचना के हिसाब से। तो भाई अब ये कैसी क्या बात हो गई, सेंटेंस तो हम एक ही बोलते हैं लेकिन फिर भी आपने इसको दो तरीके से क्यों बांट दिए हैं। तो वो दो तरीके से इसलिए बांट दिए हैं क्योंकि, चीज याद रखना, दो तरीके से इसलिए बांटे हैं क्योंकि हमें पढ़ने में चीजें क्लियर हो। याद है मैंने इसलिए और क्योंकि किया, मतलब यहाँ पे दो सेंटेंसेस को मैच किया है। तो ये रचना के आधार पर हो गया, क्योंकि जब हम उसकी रचना कर रहे हैं, एक पूरा सेंटेंस बना रहे हैं, तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं, फिर उसके बीच में हमने जो एक ब्रिज वाला जो है ना कनेक्ट करने के लिए एक वर्ड, तो इसीलिए क्योंकि ये शब्द बना दिए, क्योंकि हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना, समझ में आना चाहिए। दो सेंटेंसेस थे तो हमने उसको जोड़ दिया। तो ये वाले आते हैं रचना के, कि आप वो एक सिंगल सेंटेंस बनाते हो, आप डबल सेंटेंस बनाते हो, या उससे एक मल्टीपल सेंटेंस वाला वर्ड बनाते हो, मतलब सेंटेंस बनाते हो कि उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस को आपने जोड़ दिया। तो ये आता है रचना के आधार पर, डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट में आता है अर्थ के आधार पे, मतलब कोई भी आप सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसका अर्थ क्या निकल रहा है, उस हिसाब से वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, वो क्वेश्चन मार्क में है, तो इस हिसाब से भी फिर अर्थ के आधार पर जो वाक्य है इन्हें बांटा गया है। तो दोनों वाक्य भेद जो है वो समझ में आ गए कि जब आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो रचना, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपका एग्जाम है, ये पूरा एक संयुक्त हुआ। अगर ठीक है, मतलब ये रचना के आधार पे हुआ कि ये एक सरल वाक्य हो गया और फिर मैंने यहाँ पर इनको पूरा कनेक्ट कर दिया, ये एक रचना के आधार पे बन गया। लेकिन अगर मैं सिर्फ यहीं पे लिखूं कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं एक काम कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ, इसलिए चलो यहाँ अभी छोड़ते हैं, आगे एग्जाम्पल्स के साथ में पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए चीजें। ओके, तो हम बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में फिलहाल जो है अर्थ के आधार पे है, तो इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पे वाक्य भेद पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रचना के आधार पे। तो चलो बढ़ते हैं। तो भाई जो अर्थ के आधार पर है, तो यहाँ पे एक बात बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी है, क्या, कि हमारे जो भी वाक्य होने वाले हैं तो उनका आधार हम क्या देख रहे हैं कि वो अर्थ के हिसाब से, मतलब उनके अर्थ जो है, तो हर प्रकार का जो भी हम पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं उनके अर्थ जो है वो चेंज होते जाएंगे, ठीक है, जो भी, क्योंकि जैसे ही मैंने आपसे बातें शुरू की तो मेरे हर एक सेंटेंस में उसका अर्थ बदल रहा है। मैंने कहा अब अर्थ बदल रहा है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, हम इसलिए पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं। जब मैंने इतने सारे सेंटेंसेस बोले हैं तो यहाँ पे हर कहीं ना कहीं जो है उसका एक सेंस जो है, उसका जो मीनिंग है वो चेंज होते जा रहा है। तो अब हम उसी मीनिंग के आधार पर जो है कि मतलब हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं रेगुलर लाइफ में, हम इतने सारे वाक्य बोलते हैं, तो वो कौन सा वाक्य किस कैटेगरी में होता है, तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो अर्थ के आधार पर अगर हम बात करने जाए तो वाक्यों को हमने 8 टाइप में बांटा है, ठीक है, 8 प्रकार में हमने वाक्यों को डिवाइड किया है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं, 8। सबसे पहले होता है विधानवाचक वाक्य, फिर आता है प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, नकारात्मक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक।
ठीक है। अब ये जो शब्द है, अब आप कहेंगे कि मैम इतने भारी भारी शब्द है, अब इनको दिमाग में कैसे रखे, ठीक है। जैसे विस्मयवाचक, अब भाई विस्मय क्या होता है, विस्मयवाचक क्या होता है। सो डोंट वरी, हम इसको एकदम इजी करके पढ़ेंगे। और जब भी आप, हाँ, थोड़े से वर्ड जो है थोड़ा सा इसको मतलब ध्यान में रखने की वो है, बाकी इतने ज्यादा भी बड़े बड़े शब्द नहीं है। तो आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं या सुन रहे हैं, एकदम गौर से सुनते हैं ना, तो वहां पे आप ये नोटिस करिएगा कि अब आप जो है, जो सामने वाला सेंटेंस बोल रहा है वो कौन सा है, वो विधानवाचक है, वो प्रश्नवाचक है, वो आज्ञावाचक है, संदेह, ये किस टाइप का जो है वाक्य है। ठीक है, तो चलो सीखते हैं एक एक करके सारे वाक्यों को। सबसे पहले आता है हमारा विधानवाचक वाक्य। अब भाई विधानवाचक वाक्य क्या होता है, तो जब भी हम कोई ऐसी मतलब क्रिया होने के बारे में या कुछ करने के बारे में हमको कोई नोटिफिकेशन मिलता है, एकदम जो नॉर्मल सेंटेंस होता है, एकदम नॉर्मल वाला है ना, मैंने खाना खाया, मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है। तो जो सामान्य कथन होते हैं, सामान्य नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कोई चीज नहीं होती है, तो वो होता है विधानवाचक। तो विधानवाचक समझ में आ गया कि कितना ईजी है। मतलब मैंने दूध पिया, मैंने पी लिया, तो यहाँ पे क्रिया होने की वो पता चल रही है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि मैं आपको सूचना दे रही हूँ कि वो चीज हो रही है, जैसे वर्षा हो रही है, तो यहाँ पे मैं आपको इंडिकेट कर, मतलब आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि भाई वर्षा हो रही है, वो पढ़ाई कर रही है। तो मतलब जहाँ पे कोई काम होने का मतलब निकल रहा है, तो वहां पे होता है विधानवाचक। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये सेंटेंस शायद लास्ट तक के ना यही रिपीट करने वाली हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये विधानवाचक, जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती है, या वो एकदम नॉर्मल कथन, सामान्य कथन होता है, तो उसे हम विधानवाचक कहते हैं। एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी हमें नहीं करना पड़ा। सिंपल सी बात है कि जहाँ पे कोई काम डन हो रहा है या हमें सूचना मिल रही है कि वो काम हो रहा है, तो सिंपल सी बात, वो सूचना मिल रही है या हो रहा है, तो ये जहाँ पे भी कोई क्रिया शब्द वर्ड यूज हो रहा है कि कोई काम हो रहा है, तो वहां पे आप डाल सकते हो कि वो विधानवाचक वाक्य है। वो कैसे भी हो सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल्स इसलिए बहुत कम रखे हैं ताकि एग्जाम्पल आप क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा कोई साइंस वाइंस एक्स्ट्रा तो है नहीं जहाँ पे हमें बहुत सारे एग्जाम्पल यूज करके ही हम चीज़ों को याद करें। ये हमारी डेली लाइफ का है, ठीक है। तो जहाँ पे क्रिया हो रही है या उसकी सूचना मिल रही है, तो वो कौन सा वाक्य होगा, वो विधानवाचक वाक्य होगा। क्लियर, मैंने दूध पिया, हाँ मैंने दूध पी चुकी हूँ, पी रही हूँ, तो ये एक क्रिया हुई। वर्षा हो रही है मतलब बारिश हो रही है, तो ये भी क्रिया हो रही है, या मुझे सूचना दे रहा है कोई, तो ये विधानवाचक हुआ। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है निषेध। निषेध नकारात्मक। नकारात्मक से ही क्लियर है कि जहां पे किसी काम के न होने की या कोई नेगेटिविटी वाली बात आती है, तो वहां पे क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। मतलब जहां पे न किए जाने का भाव प्रकट हो, कि मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, क्या हो रहा है, नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं दूध नहीं पी रही हूँ, मैं वहां नहीं जा रही हूँ, मतलब वो क्रिया वाला शब्द हो या नहीं हो, लेकिन वहां पे कि वो नकारात्मक हो, वहां पे कोई काम नहीं होने का फील आ रहा हो, तो वो सेंटेंस कौन सा होगा, नकारात्मक। आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये सारे सेंटेंस क्या हो जाएंगे, नकारात्मक। जैसे पक्षी घोंसले से नहीं उड़ रहे हैं, नहीं शब्द आया मतलब नकारात्मक, वहां पे चीज बैन हो चुकी है, वो नहीं उड़ रहे हैं। कविता ने पाठ याद नहीं किया, नदी में बाढ़ नहीं आई। मतलब जहां पे भी ऐसे शब्द आए जिसका मतलब होता है कि वो काम नहीं हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, तो वहां पे क्या होगा, वो चीज की वहां पे नकारात्मक वाक्य होगा। जैसे इसकी पहचान क्या होगी कि वहां पे आप न देखेंगे, मत, नहीं, इस टाइप के शब्द जब आप देखते हैं, मतलब इनकार करने वाले जहाँ पे भी शब्द आते हैं, तो वो क्या होंगे, वो नकारात्मक वाक्य होंगे। एकदम इजी है, सिंपल सा, कि मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मैं फोन नहीं चला रही हूँ, मैं वहां नहीं जा रही हूँ, बारिश नहीं हो रही है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी ना, आप मत आओ, ठीक है, ऐसा बोलता ना, नहीं आप मत आओ, नहीं आप वहां मत जाओ, आप ऐसा मत करो, मत यूज भी हो गया, ना 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 ऐसा नहीं करो,
वर्ड हो गया, तो ये भी नकारात्मक हो गए। तो जहाँ पे भी आपको लगे कि वहां पे किसी काम को करने से रोका जा रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, सामने वाला नहीं कर रहा है, मतलब नहीं शब्द, न, नहीं, मत, जहाँ पे भी आ रहे हैं, तो वो वाक्य हो गए आपके नकारात्मक वाक्य। बहुत इजी थे दोनों, हमने जो टाइप है वो पढ़े, एकदम सिंपल। पहले वाले में क्या हो रहा था कि वो बता रहा है कि कोई क्रिया हो रही है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वहां पे एक क्रिया हो रही है, तो वो हो गए विधानवाचक वाक्य। और जो नकारात्मक है, सिंपल सा कि जहां पे भी नहीं का लोप आ रहा है, तो वो वाक्य जो है नकारात्मक वाक्य है। बहुत इजी था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। और ऐसे सेंटेंस आप दिन भर में कितने ही बार यूज करते हो, नहीं मुझे काम नहीं करना, किसने कहा रे बेटा जाओ ये कर दो, हम बोलते हैं ना नहीं नहीं करना, तो ये नकारात्मक वाक्य हो गया। क्लियर? चलो अब आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य से ही आप समझ चुके होंगे कि ये तो सबसे इजीएस्ट है कि जब आप किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, जहां पे भी कोई प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है? आप क्या कर रहे हो, आप कब आए, आप क्यों आए, आप कैसे आए, आप कौन हो, आप किससे मिलने आए हो, आप किसका काम कर रहे हो, इस टाइप के जहाँ पे भी कब, क्यों, कैसे, कौन, ये सारे शब्द जब जहाँ पे भी प्रयोग होते हैं, तो वहां पे आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्लियर? और लास्ट में एज ऑलवेज, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है, तो आपको वहां पे क्वेश्चन मार्क जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, आप क्या पढ़ा रहे हो, आप क्यों पढ़ रहे हो, आप किसका सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपका टीचर कौन है, इस टाइप से क्वेश्चंस करते हैं ना हम लोग। तो इसके एग्जांपल इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाले क्योंकि दिन भर में कई चीजें हमारे इसमें नहीं आती है माइंड में, तो हम कई बार सर खाते हैं ना, दूसरों का दिमाग खाते हैं कि क्या रीजन है, क्या है, जो भी ये सब बताओ। तो प्रश्नवाचक वाक्य भी हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो जहां पे भी आपको क्या, आप क्या खा रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, ये शब्द हो गया। कब से, कौन सा, किसे, किसका, ये जहां पे भी शब्द आए तो समझ जाइए कि आप जिससे भी कोई प्रश्न पूछ रहे हो, सिंपल प्रश्न पूछने वाला जो वाक्य होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। दैट्स इट, है ना? क्लियर? ये भी बहुत इजी था, समझ में आया होगा आपको। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आज्ञावाचक। अब ये आज्ञावाचक वही है जो हमें दिन भर में कई बार मिलता है। वो काम कर दो, ऐसा मत करो, वो मत करो, तो मैं कहा ना ये करो, पढ़ाई करो, होमवर्क करो। मतलब आपको जब कोई किसी काम के लिए कह रहा है, ठीक है, आपको कोई हाँ ये भी हो सकता है, हाँ मतलब कोई भी काम करने के लिए आपको कह रहा है ना कि आप ये काम करो, वो करो, अनुमति देने के लिए। हाँ लेकिन एक साथ में ये भी होता है कि यहाँ पर सिर्फ आज्ञा ही नहीं दी जाती कि आप ये करो, वो करो, ऐसा करो, आपको अनुमति भी दी जाती कि हाँ अब आप ये कर लो। ऐसे कि बस यही सिंपल सा है, दिन भर में तो यही चलता है ना सेंटेंस। मुझे एक प्रॉपर वर्ड याद नहीं आ रहा है इसके लिए, चलो अवॉइड, जैसे याद आएगा वैसी बात करते हैं इसके ऊपर। तो जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने लेने का भाव होता है, तो वहां पे आज्ञावाचक वाक्य जो है वो प्रकट होता है। और ये आज्ञावाचक से भी आप बहुत ज्यादा जो है दिन भर में डील करते होंगे। लेकिन कई बार आप परमिशन लेने के लिए भी करते हो ना कि क्या मैं ये कर लूं, ऐसा कर लूं, तो सामने वाले जैसे कि किताब के पेज मत फाड़ो, किस किस लिए, अब पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है, दीवारों को साफ कर दो, अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, मतलब आपको कोई आज्ञा दे रहा है या आपको कोई ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, ये सही है कि जहाँ पे भी आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, आपको किसी चीज की परमिशन दे रहा है, तो ऐसे जगह पर आपका यूज होता है आज्ञावाचक। ये कभी कभी आप भी परमिशन मांगते हो ना, तो लेकिन कई बार तो परमिशन वाला हम ये कर ले क्या, तो ये क्वेश्चन मार्क में भी हो जाता है। लेकिन जब कोई आपको आज्ञा देता है कि किताब के पेज मत फाड़ो, आपको ऑर्डर दे रहा है, तो सिर्फ यही ये बात याद रखें कि जब कोई आपको ऑर्डर दे रहा हो तो वहां पे आता है आज्ञावाचक। ठीक है? पढ़ाई करो, होमवर्क करो, खाना खाओ, दूध पियो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, शांति से बैठो, बिहेव करो, तो ये सारे शब्द इसके अंदर आ जाते हैं। क्लियर? तो ये भी एक इजी फॉर्म था इसका। देन नेक्स्ट है इच्छावाचक। अब इच्छा में क्या होता है, ये दो तीन तरीके से मतलब आप शो कर सकते हो कि एक तो आप किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हो, आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, मतलब कामना, आशीर्वाद। इच्छा का मतलब आप यहाँ पे सिर्फ ये नहीं ये करेंगे कि इच्छा की मेरा मन है
काश मैं ऐसा करता, ये तो है, लेकिन इसके साथ में आप कहते हैं ना कि खुश रहो, तो एक तरीके की ये भी आपकी इच्छा हो गई है। मतलब हम जरूरी नहीं है कि इच्छा का मतलब वही कि हमें कोई चीज की रिक्वायरमेंट हो तो हम उसका मन बनाए बैठे। तो यहाँ पे वो भी चीज होती है कि आप किसी को ब्लेसिंग्स दो, आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करो, आशीर्वाद दे, कामना करे, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर आ जाती है। जैसे कि आपको जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ, ठीक है, मैं आपको दे रही हूँ ना ढेर सारी बधाई, आप खूब उन्नति करें, ईश्वर करे आप बहुत उन्नति करें। तो ये भी मेरी एक इच्छा हुई, क्योंकि मैं ईश्वर से मतलब कामना कर रही हूँ कि ईश्वर करे कि आप बहुत उन्नति करें। हमने चाहा था कि हम साथ साथ रहे। हाँ, ये जो मेन इच्छा वाला आप सोच रहे थे तो वो आ गया, काश काश इस समय सुमन साथ होती। मैं चाहता हूँ कि स्वस्थ रहे, ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ जैसे कि हमारे मन के जो भाव है वो प्रकट होते कि हम जो चाहते हैं। मैं आपको बधाई दे रही हूँ, मतलब मैं आपको बहुत सारी बधाइयाँ, आप खूब स्वस्थ रहे, आप सफल हो, आप अच्छा काम करें, तो ये मेरी एक तरीके से इच्छा व्यक्त हो रही है। तो इस टाइप के जहाँ पे भी आप इच्छा, कामना, आशीर्वाद, ये सारी चीजों के भाव प्रकट होते हैं, तो वहां पे यूज होता है इच्छावाचक वाक्य। दिन भर में आप बोलते ना, काश जोमेटो पे ऑफर चल रहे होते, काश बारिश नहीं होती, मैं बाहर चले जाता, अरे बधाई हो, आपका ये काम हो गया, काश मेरा ये काम हो गया होता। तो इस टाइप से जो सेंटेंसेस हमारे दिमाग में क्रिएट होते हैं, तो ये वाले भी हमारे दिन में 10 बार क्रिएट होती है चीजें। तो यहाँ पे आता है इच्छावाचक वाक्य। तो देखो कितने इजीली हमारे इतने सारे सेंटेंसेस जो है वो कवर हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं विस्मय वाचक वाक्य के ऊपर। ओ शिट, हाय राम, ये हो गया, छी, ऐसा हो गया, अरे ये तुमने क्या कर दिया। मतलब जहां पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे होता है विस्मयवाचक, मतलब एकदम शॉक्ड हो जाना, चाहे वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो। तो मतलब डिपेंड करता है कि जो कंडीशन जो भी हुई है, मतलब जो भी क्रिया घटी हुई है, जो भी घटना घटी है, तो वो पॉजिटिव हो तो हम अच्छे तरीके से, जैसे हाय राम मतलब कुछ बुरा है, हाय ये क्या हो गया, ओ ये क्या हो गया, तो डिपेंड करता है। तो जहां पे ऐसे शब्द आते हैं जैसे अहो, आह, आहा, है ना, बहुत अच्छा, हाय, छी, अरे, तो ये सारी जहां पे चीजें आती है तो वहां पे कौन सा वाक्य होता है, विस्मय 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 वाचक, राइट। ऐसे शब्दों के अंत में एक इस टाइप है ना विस्मयवाचक चिन्ह, ये भी प्रयोग किया जाता है। तो एकदम इजी है, मतलब इतना लंबा जो शब्द है विस्मयवाचक वाक्य, तो उसको समझने का सिंपल सा है कि जहां पे भी इस टाइप के शब्दों का प्रयोग होता है, मतलब आप चाहे वो एकदम खुशी में बोल रहे हो, आप किसी मतलब घिन में, घृणा में बोल रहे हो, आप प्रसन्नता से बोल रहे हो, शोक में बोल रहे हो, दुख में बोल रहे हो, भय में बोल रहे हो, डर में, मतलब वो डिपेंड करता है कंडीशन के अकॉर्डिंग कि आप जिस कंडीशन में रह रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई चीज बोल रहे हो। तो लेकिन वहां पे आप एकदम आश्चर्य में बोल रहे हो, ओहो ऐसा, अच्छा ऐसा किया, अरे रे ये क्या कर दिया, छी कितना गंदा लग रहा है, ओ कितना सही लग रहा है, मतलब देखो छी कितना गंदा लग रहा है, ओह कितना सही लग रहा है। तो ये दो चीजें हो गई, दो कंडीशन में अलग अलग, तो डिपेंड करता है कि कौन से वर्ड का यूज कर रहे हो। तो सारे मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आप आश्चर्य, मतलब एकदम शॉक्ड हो रहे हो, आश्चर्य हो रहा है, वो खुशी में हो, दुख में हो, गम में हो, डर में हो, घृणा में हो, प्रसन्नता में हो, तो हर जगह जहाँ पे भी आपको आश्चर्य हो रहा है तो वहां पे होता है विस्मय वाचक वाक्य, ठीक है। अरे कितना विशाल है, ओ तुम आ गए, आ आहा कितना सुंदर फूल, देखकर मन खुश प्रसन्न हो उठा, ये खुश हो गया, ठीक है। मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी जो है एकदम शॉक्ड होकर के अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हो, अपना डर बता रहे हो, अपनी खुशी बता रहे हो, आप घृणा जो है वो जाहिर कर रहे हो, छी कितना गंदा है, इस टाइप से। तो ऐसी जो भी चीजें होती है, अगर वहां पे ये शब्द प्रयोग में आ रहे हैं तो ये इनकी पहचान होगी कि आप इसको कैसे पहचान करोगे कि अरे वाह, मतलब ऐसे कई बार कितना सुंदर है ऐसा, तो आप बोलोगे कि अच्छा यहाँ पे भी तो प्रसन्नता बता रहे कितना सुंदर है, लेकिन फिर भी विस्मयवाचक नहीं हुआ। जैसे ही मैं वहां लिखूंगी अरे वाह कितना सुंदर है, तो जैसे ही मैंने ये शब्द लगाया अरे वाह कितना सुंदर है, तो वहां पे आ जाएगा हमारा विस्मयवाचक वाक्य। क्लियर, मतलब एकदम सिंपल है कि आप कहीं पे भी जैसे शॉक्ड हो रहे हैं तो वहां पर आप ये जो ये वाला वाक्य है ये आता है। और हम कई बार बोलते हैं कितना गंदा लुक लग रहा है, कितना सही लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे कोई ना, अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है, अरे रे वो कितना गंदा लग रहा है, इस टाइप से चीजें होती है।
मतलब ये भी आपके डेली लाइफ में यूज होने वाला वाक्य है। वाक्य तो सारे ही डेली लाइफ में सारे ही यूज होंगे। अब संदेहवाचक मतलब आपको किसी पे डाउट है, कोई संदेह है, बस वहीं पे संदेहवाचक हो जाता है। अच्छा मम्मी सोचती है अच्छा इसने ये काम किया है या नहीं किया है, होमवर्क कर लिया, नहीं किया होगा, इसने अपना पूरा काम खत्म किया है, नहीं किया होगा। इस टाइप के जो शब्द होते हैं, इस टाइप के जो वाक्य होते हैं, सॉरी वाक्य, इस टाइप के शब्द जहाँ आते हैं जिससे वो वाक्य बनता है, तो वो वाक्य कहलाते हैं संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, जैसे कि जिसके अंत में होंगी, होगा, होंगे, मतलब एक डाउटफुल है कि इसने किया होगा। जैसे कि वो आ रहे होंगे, मतलब अभी डाउटेड है कि आ रहे हैं। ठीक है, इसके साथ में एक शायद या संभवतः, संभवतः वो आ रहे होंगे, शायद वो आ रहे होंगे, मतलब मुझे कंफर्म नहीं है कि वो आ रहे होंगे। ठीक है, बस शायद वो आ रहे होंगे, क्लियर। शायद वो खाना खा रहे होंगे, शायद वो पढ़ा रही होंगी, शायद वो पढ़ रहे होंगे। ऐसे जब शब्द आते हैं तो वहां पे आता है संदेह, मतलब आपको एक डाउटफुल होती है वो कंडीशन कि वो आपका काम हुआ भी है ये नहीं है। तो जहाँ पे ऐसी डाउटफुल कंडीशन होती है, जहाँ पे क्रिया के पूर्ण होने में संदेह होता है, डाउट होता है, तो वो वाक्य कहलाते हैं संदेहवाचक वाक्य। अब तक फसल कट चुकी होंगी, हमें नहीं पता है कि फसल कट गई है, नहीं कटी है, फसल कट चुकी होंगी, ऐसे वाली चीजें होती है। रमा खाना पका चुकी होंगी, मतलब मुझे नहीं पता है कि रमा ने खाना पका लिया, रमा ने खाना पका लिया, ऐसे बोलते मतलब वो डन हो चुका है। ठीक है, रमा खाना पका रही है, मतलब वो काम कर रही है। ठीक है, तो वो शुरू वाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे है कि रमा खाना पका चुकी होंगी, डाउट है कि शायद उसने बना भी लिया होगा या बना रही होंगी। ठीक है, नॉट कंफर्म। दीपक बुझ गया होगा, मुझे नहीं पता है कि दीपक बुझ गया, जल रहा है, ये बुझ गया है, बस ऐसे कि दीपक बुझ गया होगा। ठीक है, एक डाउटेड सेंस में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब भी ऐसी चीजें आती है, होगा, होंगी, होंगे, संभवतः, शायद, तो यहाँ पे क्या होगा, संदेहवाचक वाक्य जो है वो प्रयोग होगा। तो हमारी जो लाइफ होती है पूरी, तो पूरी की पूरी लाइफ जो है हमारी, मतलब हम जितने भी शब्द बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, तो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। मतलब इतने ही वाक्यों का प्रयोग करके हम अपनी बातों को पूरा करते हैं। ठीक है, मतलब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, मुझे कंफर्म नहीं है कि आपने मेरी बात समझ ली है या नहीं समझी है, बट मुझे डाउट है कि आप समझ रहे होंगे, क्लियर। तो बस ऐसे ही हमारी जो लाइफ है इन सब के आगे पीछे घूमती है। तो आपने अपने जो सेंटेंसेस है उनको इनसे वाक्यों को कंपेयर किया होगा, तो आपको सारे जो वाक्य है वो समझ में आ गए होंगे। चलो फटाफट एक बार ऐसा रिवाइज कर ले। संदेहवाचक वाक्य कौन से, जहाँ पे आप डाउटेड होते हो कि किसी क्रिया, कोई क्रिया आपकी पूर्ण हुई है या नहीं हुई है, जहाँ पे ऐसे होगा, होंगी, ऐसे शब्द आते हैं, शायद, संभवतः, तो वहां पे होता है संदेहवाचक वाक्य। अगर हम बात करें विस्मयवाचक की, तो जहाँ पे आप एकदम होते हैं, ठीक है, शॉक, आप खुशी में हो, आप दुख में हो, आप गम में हो, आप डर में हो, कोई भी हो, लेकिन वहां पे जब आप एकदम विस्मय होकर के बोलते हैं, ओहो, ओहो, ओहो बोलने के भी तरीके हैं, ओहो, वाओ, ओ हाँ, ऐसे बोलते हैं ना, तो इस टाइप के जहाँ पे भी शब्दों का प्रयोग होता है, ओहो, आहा, हाय, छी, अरे, तो ये जहाँ पे भी वर्ड्स आते हैं तो वहां होता है हमारा विस्मयवाचक वाक्य। इच्छावाचक, जहाँ पे आप अपनी इच्छा, कामना और आशीर्वाद को व्यक्त करते हैं, ये वाले भाव प्रकट करते हैं, आप ब्लेसिंग्स देते हैं, आप आशीर्वाद देते हैं, अपनी इच्छा बताते हैं कि काश ऐसा हो रहा होता, आप खुश रहे, आप स्वस्थ रहे, तो यहाँ पे होता है इच्छावाचक वाक्य। फिर आती है बात हमारे पास में आज्ञावाचक की। तो आज्ञा, जहाँ पे आप किसी को आज्ञा दे रहे हो कि ये काम कर लो, ये काम मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो वहां पे होता है आज्ञावाचक। या आप अनुमति भी देते कि जाओ ये काम कर लो, जाओ ये खा लो, इस टाइप से। देन प्रश्नवाचक, तो सबसे इजीएस्ट है कि जहाँ पे भी आप किसी से कोई प्रश्न कर रहे हो, वो किसी भी प्रकार का हो, क्या, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, कौन कर रहा है, कैसे कर रहे हो, तो ये सारे जहाँ पे शब्द आते हैं तो वो हमारा होता है प्रश्नवाचक वाक्य, क्लियर। उसके पहले था हमारा नकारात्मक, मतलब जहाँ पे भी नहीं का मतलब निकलता है कि वो काम नहीं हो रहा है, वो क्रिया नहीं हो रही है, तो वो वाक्य कहलाते हैं हमारे नकारात्मक वाक्य। ठीक है, मतलब मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं होना है, वैसा नहीं होना है, वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, इस टाइप के जहाँ पे शब्द आए, नहीं शब्द आए, जहाँ पे नहीं, मत, न, ये सारे शब्द आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं,
नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य कहलाएंगे। फिर उसके बाद में आता है विधानवाचक, जो कि सबसे पहले पढ़ा था। तो एकदम सिंपल, जहाँ पे कोई क्रिया हो रही है या करने की सूचना मिल रही है, तो वो हमारे कौन से वाक्य कहलाते हैं? विधानवाचक वाक्य। क्लियर? अब इतने सारे वाक्य तो हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए जाननी है, क्योंकि ये शायद क्वेश्चन में आ जाता है कि आपको वाक्यों को दूसरे जो प्रकार है वाक्य के वहां पे बदलना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में ये जरूर आएगा। जैसे विधानवाचक है कि मैंने दूध पिया, तो मुझे इसको नकारात्मक में बदलना है। ठीक है, जैसे कि अच्छा वर्षा हो रही है, ठीक है, इसको तो क्या मैंने दूध पिया, मैं खुद से तो क्वेश्चन नहीं करूंगी। देखो वर्षा हो रही है, अगर मेरे को इसको मतलब हमारा जो विधानवाचक है, तो इसमें क्वेश्चन में है कि आपको इसको नकारात्मक में बदलना है, तो आप क्या लिखेंगे? वर्षा नहीं हो रही है। मतलब सिंपल, आपने इसके साथ में नहीं वर्ड लगा दिया तो क्या हो गया? ये नकारात्मक वाक्य हो गया कि वर्षा नहीं हो रही है। क्लियर? अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आपको इस सेंटेंस को प्रश्नवाचक में बदलना है, तो हम क्या लिखेंगे? क्या वर्षा हो रही है? देन क्वेश्चन मार्क। क्या वर्षा हो रही है? ऐसा तो नहीं लिखेंगे कि वर्षा कैसे हो रही है, तो वहां पे भी आपको सही जो प्रश्नवाचक शब्द है वो यूज करते आना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि क्या वर्षा हो रही है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अगर हमको इसी सेंटेंस को आज्ञावाचक में नहीं, आज्ञावाचक में तो उसको नहीं कन्वर्ट कर सकते, इच्छावाचक में भी नहीं जाएगा, ये वाला विश्व में भी जा सकता है। कैसे? ओ हो वर्षा हो रही है, ओ वाह वर्षा हो रही है। ऐसे कहते हैं ना, किसी को बारिश नहीं पसंद है, छी वर्षा हो रही है, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको मोस्ट ऑफ ऐसे सेंटेंसेस जो है वो कन्वर्ट करने के लिए दिए जाएंगे, तो आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है, और बहुत ही ईजीएस्ट वे है, क्योंकि सारे को मैंने आपको एकदम नॉर्मल कनेक्ट करके बताया है कि आप उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ से। तो सिंपल सिंपल, और उसकी ट्रिक्स भी आपको पता है कि आप इन्हें कैसे पता करेंगे कि कौन सा सेंटेंस कौन सा है। बस एक बार फिर से वही कहूंगी कि 5 मिनट जो है वो इन्वेस्ट करने होंगे कि आप शांति से बैठ के एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़े, मेरे जो शब्द है उन्हें कनेक्ट करें, तो आपको डेफिनेशन जो है वो अभी आप वीडियो देखते देखते ही सीख जाएंगे। तो आपको डबल नहीं करना पड़ेगा और आप डायरेक्ट एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही, रचना के आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के थैंक यू।